नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसको एक उदाहरण के जरिए समझिए। एक प्रदेश एक बगीचा है जो व्यवस्थित है, आपदाओं में भी उसकी खूबसूरती बनी रहती है। क्या ये जिम्मेदारी बतौर गार्डनर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निभा रहे हैं? इसको एक और अंदाजे में समझिए। एक गुलदस्ता है जिसकी खूबसूरती को हर कोई निहार रहा है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, और वो तब कर रहा है जब उस गुलदस्ते के अंदर नाना प्रकार के फूल लगे हैं जो शायद अलग अलग उस गुलदस्ते जितने खूबसूरत नहीं हो सकते। तो क्या वाकई में गुलदस्ते में हर फूल की पोजीशन क्या होगी, उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए कि गुलदस्ता बेहद खूबसूरत लग जाए, यह गुलदस्ता बनाने वाले की सोच पर निर्भर करता है, माली पर निर्भर करता है। अब जरा सोचिए, एक माली राजनीति में है जिन्होंने विधायकों को एकजुट रखा, प्रदेश के रूप में बगीचे को सोशल सिक्योरिटी की खूबसूरती दी, गुड गवर्नेंस। हालांकि बीजेपी सवाल उठाती है, लेकिन सवालों के जवाबों के बीच में जिम्मेदारी और जिम्मेदारी के आगे जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। तो सवाल यह है कि क्या प्रदेश जाति धर्म से आगे बढ़कर सोच रहा है या फिर सोच के आगे जाति धर्म है? आज बात इसी मुद्दे पर कि गुड गवर्नेंस के आगे जीत की गारंटी है या नहीं। माली का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक माली बैठा हुआ राजस्थान के मुख्यमंत्री रूप में, तो माली का काम तो है खूबसूरत बगीचे को खींचना। एक माली ने गुड गवर्नेंस दी राजस्थान को। ये पूरा गुलदस्ता जो है ये तब सुंदर लगता है जब एक बगीचे में सब तरह के फूल वगैरह हो। तो मेरा काम वही है जो मैं कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस बयान को पूरा आपको सुनाते हैं कि जब हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सबसे बड़ा इंटरव्यू लिया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को किस तरीके से माली की भूमिका में बताते हुए प्रदेश को एक बगीचा समझते हुए उसकी खूबसूरती को आगे बढ़ाने में लगे थे सोशल सिक्योरिटी के जरिए। जरा ये देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि इनके कोई संगठन काम नहीं करेंगे। आपने माली समाज की बात करी। माली जो होता है ना, वो गार्डन की रक्षा करता है। विभिन्न तरह के रंग के फूल होते हैं, पौधे होते हैं, उन सब की सिंचाई करता है, सींचता है। उनको फल फूल होते हैं, उनको पानी देता है। माली का काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक माली बैठा हुआ राजस्थान के मुख्यमंत्री रूप में, तो तमाम जो नाम लिया, हम जाते हुए नाम लिए, ब्राह्मण भी हो, वैश्य भी हो, दलित भी हो, पिछड़े भी हो, मुस्लिम भी हो, कोई हो, ये पूरा गुलदस्ता जो है ये तब सुंदर लगता है जब एक बगीचे में सब तरह के फूल वगैरह हो, फूल पत्तियाँ अलग अलग कलर के हो, तो कितना खूबसूरत लगता है। अगर आप एक तरह के, आप जो ये बात करते हैं, एक ही रंग के फूल लगा दो एक बगीचे के अंदर, तो बगीचा क्या होगा? तो माली का। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहने का भाव है कि भाई जाति और धर्म दोनों मायने रखते हैं, लेकिन जब बात प्रदेश की आती है तो फिर प्रदेश मायने रखता है। जाति धर्म के आधार पर बोर्ड हो सकते हैं, राजनीति हो सकती है, लेकिन जो विजन है वो सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ता है और तभी पूरा होता है। तो क्या वाकई में गुड गवर्नेंस की राह पर ये सब चीजें पीछे छूट जाएं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी नेता राजेश चौधरी जी, हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत जी। नेताओं के साथ बातचीत करें उससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत जी, आपकी राय मैं जानना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि भाई एक गार्डनर की भूमिका मैं निभा रहा हूं, एक माली की भूमिका निभा रहा हूं, उन्होंने प्रदेश को कहा कि ये एक बगीचा है जिसमें सोशल सिक्योरिटीज के फूल लगाए उन्होंने, जिसमें उन्होंने नए जिलों के फूल लगाए, जिसमें उन्होंने जनता से जुड़े अनेक समस्याओं को समाधान के जरिए एक बार फिर से सिंचित करने का काम किया। आपको लगता है कि ये सब जब किया जा रहा था तो यकीनन जाति और धर्म जहन में नहीं था, जहन में एक प्रदेश था, एक बगीचा था?
जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। उन्होंने सभी तबके के लोगों को अपने साथ लेकर उनके लिए कोई ना कोई एक ऐसी योजना ज़रूर उन्होंने इंट्रोड्यूस की है जिससे बेनिफिट हुआ है लोगों को। मैं कुछ एक का नाम लेना चाहूँगी। आप चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री आप देख लें, हर एक तबके को उससे बेनिफिट हुआ है, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो गरीब तबका हो। आप फ्री मोबाइल जो उन्होंने महिलाओं को दिए हैं, तो महिला वर्ग का भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। इसके अलावा महंगाई राहत कैंप जो उन्होंने योजना इंट्रोड्यूस की थी, वो भी एक बहुत अच्छी पहल थी। तो उन्होंने सभी तबके, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, सभी को उन्होंने अपने साथ सभी के लिए सोचा है, सभी के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो आप जो बोल रहे हैं कि जाति कहीं भी उनके जहन में नहीं रही होगी, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रदेश के हर एक तबके को, हर एक वर्ग को अपने दिमाग में रखते हुए और सबको एक साथ लेकर चलते हुए अनेक तरह की योजनाएं वो लेकर आए हैं। उन्होंने किसी एक को एक्सक्लूड नहीं किया है या किसी एक वर्ग को इंक्लूड नहीं किया है, बट ही हैज इंक्लूडेड एवरीवन। तो ये आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। जाति उनके दिमाग में कहीं भी नहीं रही होगी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पर यहाँ पर मेरा एक कंसर्न है जो थोड़ा मुझे व्यथित करता है, जहाँ उन्हें शायद थोड़ा और सचेत रहने की ज़रूरत है, और वो है पेपर लीक मैटर। क्योंकि एक जो युवा वर्ग है, उनका पूरा भविष्य जो है वो एग्ज़ाम्स पे, उनके एम्प्लॉयमेंट पे लगा रहता है। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा और इस चीज़ को, इसकी सीरियसनेस को ले लें, तो आई थिंक एक्सीलेंट गुड गवर्नेंस का बेस्ट एग्जांपल है सोशल सिक्योरिटी। आप ले लीजिए, आज हमारा राजस्थान पूरे देश में अपना परचम फहरा रहा है। तो एक ये पेपर लीक वाला। चौधरी जी, भाई ये तो सच है कि आप जब राजनीति करते हैं तो जाति और धर्म आता है, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रूल कर रहे होते हैं तो प्रदेश और देश आता है। आप मानते हैं इस लिहाज से जितने भी सोशल सिक्योरिटी के काम किए गए हैं वो एक बगीचे को खूबसूरत करने के लिए किए गए हैं, ना कि अलग अलग फूलों को सिंचित करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दो कांग्रेसी प्रवक्ताओं के साथ डिबेट कर रहा हूं, लेकिन बाद में इन्होंने युवाओं की बात की, पेपर लीक की बात की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है युवा भी खुश रहे, महिला भी खुश रहे, पुरुष भी खुश रहे और बच्चे भी खुश रहे। लेकिन इस समय स्थिति यह है, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो हो चुका है, खत्म हो चुका है। युवा जो सबसे देश के रीढ़ की हड्डी होती है, युवाओं को क्या मिल रहा है? केवल पेपर के नाम पे पैसा राज्य सरकार वसूल रही है और पेपर लीक कर देते हैं। लीक आज पिछले 2 साल से देख लो आप, जितने भी कांग्रेस सरकार ने वैकेंसीज निकाली है, एक भी पेपर सक्सेस नहीं हुआ, हर एक पेपर लीक आउट हुआ है। ऐसा ही आप महिलाओं का देख लें, महिलाओं में अत्याचार इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये गुड गवर्नेंस नहीं है। जरा बताइए एनसीआरबी का आंकड़ा क्या है इस बार का? एनसीआरबी इस बार यही तो कह रही है कि राजस्थान टॉप कर रहा है। किसमें कर रहा है टॉप? अपराधियों में, भ्रष्टाचार में, पेपर लीक में। अपने ये कह दें जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं वहां लाखों रुपए। अभी टॉप पर कौन है सर? यूपी है, राजस्थान है? अभी तो राजस्थान टॉप पे चल रहा है। परसों का अखबार देखिए आप, परसों ही आया है। नहीं, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं भाई। टॉप पर कौन है अभी? परसों अशोक है, राजस्थान है। परसों अशोक गहलोत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि साहब यूपी टॉप पे चल रहा है, एमपी सेकंड है, 3rd नंबर राजस्थान। जबकि आंकड़े वास्तविकता यदि देखें, अभी हमारे परसों जब पीसी हुई, गजेंद्र शेखावत जी ने, राजेंद्र राठौड़ जी दोनों ने बताया कि आंकड़े वास्तविकता ये है, राजस्थान टॉप पे चल रहा है। किस मामले में? ये मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान चल रहा है टॉप पे अपराध में, युवाओं पेपर लीक में, महिलाओं बलात्कार में, रेप केसेज में, नाबालिग बच्चों के संग। मेरे पास जानकारी नहीं है सर। एनसीआरबी क्या वाकई में पेपर लीक के भी आंकड़े रखती है? नहीं रखती है, लेकिन मैं अपन चूंकि अभी राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत जी गुड गवर्नेंस जैसा कह रहे हैं, तो मैं कल के ही मैं इसीलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं सर। बताइए ना, नंबर 1 किस में है? मैं बता तो रहा हूं, मैंने बताया ना इन सब चीजों। इस समय लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो चल रहा है राजस्थान में। अशोक गहलोत जी जो कल का स्टेटमेंट था अशोक गहलोत जी का। कल अशोक गहलोत जी कहते अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूं। इसका मतलब उनका राजस्थान से मन उब चुका है, उनको पता लग गया कि हमारी सरकार राजस्थान नहीं आ रही है, इसलिए चलो अब अपन दिल्ली चले। जबकि मैं वही 25 सितंबर की बात याद दिलाना चाहता हूं। अच्छा, अब एक भी कोई भी बीजेपी शासित राज्य बताइए जहां यूनिट फ्री हो, जहां 100 रुपए में सिलेंडर हो, जहां कामधेनु योजना के जरिए पशुओं का बीमा कराया जा रहा हो, जहां 25 लाख चिरंजीवी में मिल रहे हो। मैं जानना चाह रहा हूं, बताइए सर, कोई एक स्टेट बताइए। देखिए सर, मेरा ये मानना है, अगर आप युवाओं को या जनता को फ्री कर देंगे तो कोई काम करना पसंद ही नहीं करेगा। कोई क्यों मेहनत करेगा जब हर चीज पैसे खाते में फ्री आएंगे, अनाज फ्री मिलेगा। बोलिए राजेश चौधरी जी कि बीजेपी इस फ्री बीज के खिलाफ है। अगर सरकार बीजेपी की आ गई राजस्थान में
तो जितनी मुफ्त की योजनाएं हैं वो सब एक एक करके बंद करेंगी। बोलिए। देखिए, मेरा मानना है कि जहां आप सरकार हो, जिस व्यक्ति को नीड हो, जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो, जो इस लायक नहीं हो, कमा सकता हो, कोई और चीज नहीं, तो उसको दी जाए फ्री की सुविधा तो ज्यादा अच्छा लगता है। पर ये जहां जहां कांग्रेस सरकार, अभी कर्नाटक में देखे फ्री कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली फ्री कर दिया, तो इस तरह सरकारें नहीं चला करती। सरकार चलती है युवाओं को रोजगार देने से, आंकड़ों पर आएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी से। राजेश जी, आंकड़ों पर आएंगे तो मुश्किल होगी। जरा बताइए, देश भर के अंदर कितने लोगों को अन्न इस वक्त मुफ्त दिया जा रहा है? मैं सर ओवरऑल ही देश की बात कर रहा हूं, ओवरऑल देश की बात कर रहा हूं। पर ये जो फ्री है ना, मैं फ्री की बात कर रहा हूं सर। वो कितने करोड़ लोगों को दिया जा रहा है? शायद 80 करोड़ लोगों को। सर मेरा ये मानना है, एक जो बड़ा मैं पूछ रहा हूं ना, 80 करोड़ लोगों को फ्री दिया जा रहा है अभी। मैं जो मेरा प्रश्न है, इतना तो नहीं है राजेश चौधरी जी। हाँ, इतना नहीं है, पर 80 करोड़ नहीं है मेरे हिसाब थोड़ा आसपास ही है उसके। अच्छा हाँ, लेकिन और बीपीएल का आंकड़ा क्या है अभी? मोदी सरकार ने जो बताया कि भाई हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन कितने कम आ गए हैं इस बार? सर बिलो पॉवर्टी लाइन की जो मैं बात कर रहा हूं अभी, आप मेरे हिसाब से जो मुद्दा है वो मुद्दा है राजस्थान, अशोक गहलोत, गुड गवर्नेंस। नहीं, मेरा मुद्दा है सर बगीचा। हाँ, भाई बगीचे की, हाँ सर, बगीचे को बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है? यही मैं कह रहा हूं। आज अशोक गहलोत जी चूंकि माली समाज से आते हैं और पूरे राजस्थान में 200 एमएलए में एक अकेले माली है कांग्रेस में जी, तो क्या और माली नहीं है क्या राजस्थान सरकार में, या और कांग्रेस में और माली नहीं है क्या कैंडिडेट वाले, या केवल उनको केवल खुद ही खुद दिखता है? चूंकि इसलिए कि वो वहां गांधी परिवार में जाके सबसे नंबर 1 है। नंबर 1 माली नहीं कह सकता हूं, नंबर 1 वहां नंबर बढ़ाने वाले जरूर कह सकता हूं कि वहां चले जाते हैं और सीएम बन के आ जाते हैं। एक्चुअल जो अभी सर सीएम तो वो कैसे बनते हैं आप भी जानते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूं, तब भी सब विधायक उन्हीं के साथ खड़े हुए थे। जो ये जातिवाद वाली बात की कि मैं माली हूं, अकेला हूं और मैं जीतता हूं और मैंने सारे, ठीक है। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ। राजकुमार शर्मा जी जरा बताइए भाई, ये कौन सा जादू है कि एक माली समाज से आते हैं, पूरे राजस्थान को संभालते हैं, सभी विधायक जिनकी पॉपुलेशन जाति आधारित भी बहुत ज्यादा है, जो एक टाइम में रूल किया करते थे, जैसे राजपूत समाज। आप 1952-53 के इलेक्शन उठाइए, आपको पता चलेगा विधायक कितने ज्यादा थे, जैसे जाट समाज। लेकिन सब एक अम्ब्रेला के नीचे आते हैं और वो मुख्यमंत्री गहलोत का चेहरा है। तो ये गुड गवर्नेंस नहीं तो क्या है? और ऐसा क्या है कि भाई सब आ जाते हैं? देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान के हर दिल अजीज और महबूब नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी में सबसे बड़ी खास बात है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। वो माली समाज से आते हैं, लेकिन माली समाज से होने के साथ साथ वो सभी समाजों को साथ लेके चलते हैं, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को साथ लेके चलते हैं। विजेंद्र जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बता रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल में जब केदारनाथ में प्रॉब्लम हुई थी, त्रासदी आई थी, तब मैं मुख्यमंत्री जी के साथ केदारनाथ में था। हम लोगों का कैंप देहरादून में था, तो वहाँ हमने हेलीकॉप्टर्स की बस की व्यवस्था थी कि सब यात्रियों को रेस्क्यू करके दिल्ली या राजस्थान पहुँचाया जाए। हर स्टेट ने तो यह किया था कि केवल बंगाल का आना चाहिए, केवल गुजरात का आना चाहिए, लेकिन राजस्थान की बसें और राजस्थान के चॉपर और हेलीकॉप्टर जितने भी थे, हवाई जहाज, सारे के सारे सभी स्टेट के लिए, सभी जातियों के लिए फ्री थे। ये उस दिन लग गया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के मन में सबके लिए कैसा भाव रहता है। ये ऐसे ही नहीं है कि कोई माली बन गए या बगीचा बन गया या तरह तरह के फूल है, सबको साथ लेके चलने वाली उनकी बात हमेशा रहती है। ये विजेंद्र जी, अभी कोरोना आया, कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए, उन्होंने पहले ही देख लिया, समझ लिया कि अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी देने का मैंने तय किया। तो अनाथ बच्चों के बारे में भी अगर कोई सोच रहा है, फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई राजस्थान। मुख्यमंत्री जी ने अपील की भारत के प्रधानमंत्री से कि वैक्सीन फ्री लगाइए। जब उन्होंने चालू नहीं की तो राजस्थान में उन्होंने खुद ने चालू की। विजेंद्र जी, जानवरों के टेस्ट पिछले कार्यकाल में फ्री किए, जानवरों की दवाइयां पिछले कार्यकाल में फ्री किए, जानवरों का 40,000 बीमा उन्होंने फ्री किया। ये तमाम तरह की जो बातें हैं, ये दर्शाती है कि राजस्थान के महबूब नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी दुनिया की सबसे बड़ी चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। और वो यूनिवर्सिटी इसलिए है कि वो एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का पेड़ है विजेंद्र जी। उनके नीचे जिस कार्यकर्ता ने काम किया, जिस अधिकारी ने काम किया और उनको जिसने आदर्श माना, एक सीखने के माध्यम से निश्चित तौर पे वो कार्यकर्ता या वो नेता आगे बढ़ा है। विजेंद्र जी, एक बात और बताता हूं आपको, जब भैरव सिंह शेखावत बीमार हुए थे, तरीके की योजनाएं वो लेकर आते हैं, मान ले एक बार के लिए कि यूनिवर्सिटी है, लेकिन जब वो खुद पेपर दे रहे होते हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि परिणाम उस तरीके के नहीं आते जैसे आते हैं? और इस बार ऐसे परिणाम क्यों आएंगे? मैं बता रहा हूं विजय जी, मेरी बात एक बार पूरी कर लूं मैं। जब भैरव सिंह शेखावत बीमार हुए थे तो माननीय गहलोत साहब उनसे मिलने गए और उनको विदेश भेजा इलाज के लिए।
और जब भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल के एक विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया सरकार गिराने के लिए, तो उन्होंने उसको डांटा। और बीजेपी के जो और नेता आए थे उनको भी डांटा कि मुख्यमंत्री जी इलाज कराने के लिए बाहर गए हुए, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जिस दौर की बातचीत करें, सियासत उससे बहुत आगे निकल गई है, बहुत आगे निकल गई है उससे सर। और वर्तमान सियासत बहुत अलग है। देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, भाई मुख्यमंत्री खुद ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए राजस्थान एक बगीचा है और मैं माली हूं, मैं इसको सबसे खूबसूरत बनाकर रहूंगा। आपको लगता है कि जो योजनाएं चल रही हैं, जिस तरीके से सोशल सिक्योरिटीज के कदम उठाए गए, जिस तरीके से पेंशन को एक तरीके से गारंटी कर दिया गया, आपको लग रहा है ये वो कदम है जिसमें जो सबसे कमजोर पूल हैं उनको सबसे ज्यादा सिंचित किया गया है ताकि बगीचा खूबसूरत बना रहे? देखिए विजेंद्र जी, बात तो ठीक है, अच्छी लगती है, लेकिन मेरे साथी जो पैनलिस्ट हैं वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो फ्री जो है ये गलत है जी। और कुछ कह रहे हैं कि साहब उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कुछ ऐसा किया है कि वो हर दिल अजीज नेता हैं। देखिए सीधी सी बात है कि ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसका एक संविधान है और संविधान में नागरिकों के प्रति चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व है। ये जो कुछ भी दिया जा रहा है, ये फ्री जो इसको इस तरह से अब्यूज करते हैं, मैं समझता हूं कि शर्मनाक है किसी भी पार्टी के लिए कि आप देश की जनता को अगर खाने के लिए रोटी, हेल्थ, एजुकेशन ये नहीं दे सकते तो आपको एक मिनट भी सरकार में रहने का हक नहीं है, क्योंकि संविधान में ये आपका दायित्व है कि आप अपने नागरिकों के कल्याण के लिए सारे काम करेंगे। अच्छा, नागरिक का मतलब नागरिक ही है सर, ना जाति है ना धर्म है। हाँ, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है। और अब जो मौजूदा स्टेटमेंट के बारे में अगर हम चर्चा करें अशोक जी के, तो अशोक जी तो अब चुनावी मोड में है। देखिए सीधी सी बात है कि ये पिछले 4 साल गुजरे, 4 साल में जितना काम हुआ वो हमारे सामने है, लेकिन अब जब चुनावी मोड हुआ है तो वो अब ये बगीचे की तरह से उसको सजाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका एडवांटेज भी उनको मिल रहा है। जी देखिए बिजली की आप बात कर रहे हैं, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ और तमाम तरह की स्कीम्स के जो उनमें से 2 साल कोरोना के थे देवेंद्र शास्त्री जी, और उन 2 साल कोरोना में फ्री वैक्सीनेशन की पहल राजस्थान ने की। ये सच है सर? ये बिल्कुल ये सच है ठीक सर? है। ठीक है। मेडिकल सेक्टर में जितने आयाम स्थापित किए गए वो राजस्थान में हुए, ये भी सच है सर? हाँ ठीक है। मैं उदाहरण के तौर के दूसरे स्टेट से भी उन्होंने हायर किए। दिल्ली ने बिजली फ्री की तो बिजली फ्री यहां भी की जा रही है। दूसरे स्टेट्स में एक्सपेरिमेंट हो गए। कर्नाटका में चुनाव भी इन्हीं फार्मूले से जीते गए। तो ये फार्मूले अब लगाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा हूं, बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, जिसकी तरफ शायद मुख्यमंत्री भी इशारा जनता को कर रहे हैं कि भाई मैं माली हूं। यहां वो 2 चीजें नोटिस करें। पहली कि भाई मैं उस जाति से हूं जिसका प्रतिनिधित्व तो वर्तमान स्थिति में विधानसभा में मेरे अलावा कोई नहीं कर रहा है, फिर भी मैं मुख्यमंत्री हूं। दूसरी तरफ वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं संरक्षक हूं उस बगीचे का जिसमें हर तरीके के फूल होंगे और मैं बिना किसी से भेदभाव करे उनको सिंचित करूंगा, और वो योजनाएं सोशल सिक्योरिटी के जरिए लाए हैं। क्या वाकई में, मेरा सवाल ये कि इन सोशल सिक्योरिटी के जरिए जो मैसेज मुख्यमंत्री देना चाहते हैं वो जाति धर्म को राजस्थान की राजनीति में बाईपास कर जाएगा? बाइकाट नहीं, वो हर जाति धर्म को एड्रेस कर रहे हैं। सीधा सा अपना मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई आपको जाति धर्म के चक्कर में पड़ने की बजाय मैं आपको सुविधाएं दे रहा हूं, आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपको सबको किसी तरह की भेदभाव नहीं करूंगा। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है जो कि बहुत सामयिक है। मुझे लगता है कि वोटों के लिए हर कोई पार्टी यही कर रही है आज के दिन। आप और सर बड़ा नेता तभी बनेगा भाई जब जाति अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, तभी वो नेता होगा, तभी वो प्रादेशिक नेता होगा, राष्ट्रीय नेता होगा। ममता शेखावत जी, भाई महिलाओं को राजस्थान के अंदर मुखिया बनाया गया है योजनाओं के जरिए, तो जरा ये बताइए ये महिलाओं तक मैसेज है या नहीं है? जी बिल्कुल है। और उन्होंने, मैं माफी के साथ मैं रोकूंगा SMS। और हमारे साथ ममता शेखावत जी है। ममता शेखावत जी, एक सवाल मैंने इस डिस्टर्बेंस से पहले मैंने आपसे किया था, क्योंकि यह जरूरी है, एक प्रदेश के एक नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनकी स्थिति नासाज, तो राजस्थान उनके बारे में जानना भी चाहता है। लेकिन मेरा सवाल यह था कि जो मुख्यमंत्री ने घर की महिला को मुखिया बनाया, क्या यह संदेश उस मुखिया तक पहुंचा है कि
आपको मुखिया बनाया गया है, सारी योजनाएं आपके इर्द गिर्द हैं। जो भी योजनाएं उन्होंने इंट्रोड्यूस की, आप एग्जांपल ले लीजिए, अभी जो कुछ दिन पहले उन्होंने स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वो हर तबके की महिलाओं तक पहुंचे हैं और पहुंच भी रहे हैं। तो ये एक उनका मैसेज था कि कोई भी डिप्राइव नहीं रहे महिलाएं। उन्होंने जो अपने लिए एग्जाम्पल यूज़ किया है कि मैं एक माली हूँ और जो बगीचे की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है या मैं कर भी रहा हूँ, तो इस बात को उन्होंने काफ़ी हद तक सार्थक भी किया है। तो महिलाएं मोबाइल वितरण में कोई शिकायत ऐसी मिली कि भाई क्षेत्रवाद कर दिया गया, जातिवाद कर दिया गया, धर्मवाद कर दिया गया, इससे खास तबके को ज्यादा मोबाइल दे दिए गए? बिल्कुल नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और जो जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, कहीं भी वो जाति, धर्म या किसी जेंडर को दिमाग में रखते हुए नहीं बनाई गई है, या उस चीज को उन्होंने उसमें क्राइटेरिया भी नहीं रखा है कि इसी तबके के लोग आकर ये योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर वो कोई भी जिस तरह जो एलिजिबल है उस योजना के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जाति का है, दे आर ऑल गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो ये बहुत अच्छा ये योजनाएं, ये बेनिफिट जाति धर्म के बंधन को तोड़ने में सक्षम है या वो ज्यादा मजबूत है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग साथ में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि कोई इस बारे में सोच भी नहीं रहा है कि जाति, धर्म या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो हमारे आई थिंक खुद के बनाए हुए कोई हो सकता है कि लोग ऐसा सोच रहे हो। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरा सोचने का नजरिया काफी अलग है, चाहे वो राजनीति हो या राजनयिक हो, तो मेरा सोचने का नजरिया अलग है। मैं सिर्फ समाज के हर तबके को, महिला, पुरुष, बच्चे, सबको साथ में रखकर उनका कितना भला हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको देखकर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, सर एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि भाई बीते कुछ चुनाव हमने देखे हैं जो चेहरे के साथ लड़े जाते हैं और ये कह दिया जाता है कि भाई आप किसी को वोट दीजिए, वोट मुझे आएगा। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाह रहे हैं कि भाई जो भी वोट डाल रहा है वो अपने यहाँ के विधायकों को ना देखे, उन फूलों को ना देखे जो अलग अलग जगह लगाए जा रहे हैं, आप इस पूरे बगीचे के माली को देखिए जो इनको संभाल कर रखेगा, जो इनका विकास करेगा? आपको लग रहा है इशारा इस तरफ है कि चुनाव को मेरे चेहरे के साथ देखिए कि अगर मैं जीत कर आया तो आपके लिए बहुत कुछ होगा? विजेंद्र, मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये नहीं है कि आप मुझे देखिए, लेकिन वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो गुड गवर्नेंस के जरिए जो डिलीवर हम कर रहे हैं उसके आप फोकस करिए। उन्होंने इन दिनों देखिए तमाम तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, फ्री बीज हैं या तमाम स्कीम्स जो है लागू की हैं, जो कि पॉपुलर स्कीम्स कह सकते हैं आप, तो वो उनके ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। और चूंकि देखिए पिछले 3-4 जो स्टेट्स में चुनाव हुए हैं, पंजाब में हुए थे, उससे पहले दिल्ली में हुए, कर्नाटक में हुए, गुजरात में हुए, तमाम जगहों पर यही फार्मूले काम आए हैं और मुख्यमंत्री बहुत फोकस तरीके से चुनावी तैयारी के तहत ये पूरा का पूरा सीन क्रिएट कर रहे हैं और वोटर का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। राजेश चौधरी जी, जरा इस स्थिति तो भाई बीजेपी को स्पष्ट करनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री की जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उनको लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है? चुनाव में आप जाएंगे, आपके वादे अलग रहेंगे, लेकिन इनको कंटिन्यू करेंगे या इनको डिस्टर्ब करेंगे? विजेंद्र जी, किसी भी देश या किसी भी राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है युवा, क्योंकि दशा और दिशा दोनों तय करता है। अगर आपका युवा मजबूत रहेगा, उसको नौकरी मिलेगी, वो आगे बढ़ेगा, हर एक चीज़ पॉजिटिव जाएगी। अभी अशोक गहलोत जी एक तरफ तो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो हर साल चुनाव होते हैं, अभी वो चुनाव भी उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। नंबर 1, इन्होंने वृद्धजनों के लिए कोई स्कीम नहीं निकाली है। अभी केवल क्या गुड गवर्नेंस, क्या जब इनकी सरकार बनी तब स्टार्ट नहीं कर सकते थे? अब जब 4.5 साल, केवल 1.5 महीना रह गया जब केवल आचार संहिता लगने वाली, उससे पहले घोषणा बताइए वृद्धजन के लिए क्या घोषणा करेंगे भाई? कोई भी नहीं कर रहे ना, सोच ही नहीं रहे वो ना। युवाओं के लिए पेंशन कितनी बढ़ चुकी है राजस्थान में ना वृद्धजनों की? वो तो जो ऐसे तो केंद्र ने भी बढ़ाई है। मेरा यूं मानना है कि हम, मेरा बेसिक सवाल है सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई जो स्कीम्स इस वक्त चल रही हैं, क्या बीजेपी उनको बंद कर देगी चुनाव जीतते ही? नहीं, ऐसा देखो, जो अच्छी स्कीम होती है, पर मेरा आपसे यही कहना है, अच्छी बताइए कौन? मेरा आपसे एक बात यही कहना है जी, अच्छी स्कीम कौन कौन सी है? मेरी बात तो सुन लीजिए जी।
मेरा यह कहना है कि स्कीम आज जब 1.5 महीना रह गया, जो स्कीम इम्प्लाइड नहीं हो पाएगी वो स्कीम क्यों लागू कर रहे हैं? पहले उसको फोकस कौन सी ऐसी है जो अभी तक धरातल पर नहीं है? ऐसी कौन सी स्कीम है मुझे तो ये बता दो। इस पिछले 1 महीने में हर एक अखबार में एक पूरा फ्रंट पेज भर के आता है कि साहब हमने ये कर दिया, हमने। अरे तो भाई 4.5 साल से कहां गई थी स्कीमें? 4.5 साल से क्या जनता नहीं थी, युवा नहीं थी, वृद्ध नहीं थे, महिला नहीं थे? अभी आखिर में मोबाइल बांटे जा रहे हैं। ये क्या है? ये केवल और केवल फ्रीबी को बढ़ाया जा रहा है, और केवल जो एक्चुअल जो करना चाहिए था, एक्चुअल जो अशोक गहलोत जी को करना चाहिए था, जैसे इनकी सरकार बनी थी, युवाओं की नौकरी के बारे में सोचते, पेपर लीक हो रहे हैं उनके बारे में सोचते। आप इस वक्त एक ऐसे चैनल पर हैं कि भाई पूरा राजस्थान सुन रहा है। मैं यही आपसे बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं आपसे कि आप ये गिना दीजिए कि भाई ये स्कीम गलत है, ये स्कीम गलत है, ये स्कीम गलत है, इनको तो कर देंगे हम बंद, और ये स्कीम अच्छी है, ये स्कीम अच्छी है, ये स्कीम अच्छी है, इनको हम और बेहतर कर देंगे। सीधा बता दीजिए ना। मेरा विजेंद्र जी आपसे इसके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, क्या 4.5 साल बाद अशोक गहलोत जी को अब जनता की कैसे सूझ आई है? अब कैसे याद आया है कि हमें ये भी स्कीम निकालनी चाहिए, ये भी स्कीम निकाली? जो एक्चुअल मैंने फिर दोबारा उसी मुद्दे पे आ रहा हूं कि राजस्थान की युवा रीढ़ है, जनता युवा लोग हैं, उनकी नौकरी उनके लिए क्या सोचा है? वो बेरोजगारी के बारे में क्या सोचा उन्होंने? 2018 में आपने एक व्यापक स्तर पर कर्ज माफी की थी, और चुनाव में जाने से 2 महीने पहले की थी। क्यों की थी कर्ज माफी? सुनिए, राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत के घोषणा पत्र में ये लिखा था इन्होंने कि साहब वो यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं इनके राहुल गांधी जी कह गए 1 2 3 4 5 6 मैं 10 तक गिनती बनूंगा, सारा कर्ज माफी। वो गिनती कहां गई? अभी तक वो कर्ज माफी क्यों नहीं हुई? किसान भी इस बात को मांग कर रहे हैं। शर्मा जी आप जवाब देंगे या मैं दूं? राजकुमार जी देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता जो बातें कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी की एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जो बंद करने योग्य हो। भारतीय जनता पार्टी में दम हो, आपके चैनल पे ठोक के कह रहा हूं, दम हो तो एक भी स्कीम बंद करके दिखाना। राजस्थान की जनता तो इन स्कीमों के माध्यम से 2023 में आपको वापस भेजने वाली है बिल के अंदर। मैं कहना चाह रहा हूं 25 लाख रुपए का बीमा, 25 लाख रुपए का बीमा हिंदुस्तान के किसी भी एमडीसीओ को नहीं है। 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा, 40,000 रुपए जानवरों का, 8 रुपए में इंदिरा गांधी भोजन, 8 में लड़कियां फ्री पड़ती थी, अब लड़के फ्री पड़ते हैं। कोरोना में अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी, बुजुर्गों को आप 1,000 रुपए पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को यात्रा करा रहे हैं। क्या बातें करते हो आप? एक महीने पहले विजेंद्र जी झूठ बोलने की मशीन बन चुकी है, राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने हिमाचल में खाई थी, इन्होंने कर्नाटक में खाई, और अब बारी राजस्थान में। राजस्थान की जनता जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति जोर जोर से नारे लगा रहा है। विजेंद्र जी जिस डिबेट को लेकर आप कर रहे हैं ना, चौथी बार गहलोत सरकार, केंद्र ने हमारे जो केंद्र नेतृत्व हमारा सोनिया गांधी जी ने, बस यही तो सवाल है अशोक गहलोत जी को नियुक्त नहीं किया अभी तक, लेकिन जनता चौथी बार लगा रही है। कांग्रेस सरकार, आप सोचिए जनता के दिलों में राज कर रहे हैं अशोक गहलोत जी के दिलों में। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, राजस्थान एक बगीचा है और विधायक उसके फूल हैं, या कहें कि 2023 में जो प्रत्याशी होंगे वो नए अंकुर हैं, कि भाई आपको यह देखकर करना है कि बगीचे का मालिक कौन है। इन अंकुर से आप अगर अपने अपने जगह पर फूल या कुछ उगा भी देंगे तो वो चल पाएंगे 5 साल या नहीं चल पाएंगे, और बगीचे को खूबसूरत बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि वोट आप बगीचे को देखकर नहीं, बगीचे के संरक्षण करने वाले मालिक को देखकर कीजिए। तो क्या मुख्यमंत्री अपने चेहरे को दिखाकर यह कह रहे हैं कि भाई विधायक कोई भी हो सकता है, प्रत्याशी कोई हो सकता है, आप ये कहिएगा कि वोट इसको जा रहा है, मतलब मुख्यमंत्री गहलोत को जा रहा है? इशारा ये है। मैं वहां मौजूद थी जब ये बयान दिया गया। और विजेंद्र जी, 2 चीजें हैं। देखिए, विकास की बातें केंद्र में पिछले लंबे 9 सालों से हो रही है, और राजस्थान में पिछले 4.5 सालों से, खास तौर पे पिछले 6-8 महीने से जबरदस्त बातें हैं। अब बात होती है कि सडनली ये बात कहाँ से आती है, क्योंकि देश की राजनीति में जाति समीकरण और जाति से ऊपर उठकर नहीं हो सकती। चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई कोना ले लीजिए, और फिर ये बात राजस्थान की हो, तो जाति से ऊपर उठ के राजनीति नहीं हो सकती। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आप किसी का चेहरा मत देखो, बहुत चेहरे हैं हमारे पास, आप तो कमल के फूल पे ठप्पा लगाओ। तो कांग्रेस अब, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो रणनीति अपनाई है वो ये कहा है कि मैं माली हूँ और मैं सभी को साथ लेके, यानी कि मैं किसी एक फूल को सजाऊं उगाऊं ऐसा नहीं करूंगा, मैं राजस्थान के सारे फूलों को, यानी कि एक बुके में सारी जातियों को साथ लेके चलूं।
तो ये हुई परसेप्शन की लड़ाई, जनता तक ये मैसेज ले जाने की बात कि कांग्रेस कह रही है कि मैं वो माली हूँ जो मेरे राजस्थान के सभी जातियों को खूबसूरत बना के एक बुके में अपने साथ लेकर उनका ध्यान रखूंगा, उनका विकास करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप तो कमल के निशान पे वोट दें। आप हम इसीलिए एक कंफ्यूजन भी हो गया है। पहले 3 यात्राएं निकलनी थी भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग जगह से, लेकिन फिर ये हुआ कि कोई चेहरा नहीं होगा। अब गडकरी जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं। तो 2, 3, 4, 5 तारीख को तो सारे नेता इर्द गिर्द होंगे, लेकिन 6 तारीख से क्या होगा ये नहीं पता। और इसका एक ही कारण है, अमित शाह खुद 3 सितंबर को भोपाल मध्य प्रदेश में भी यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन कोई चेहरा ना देने का मतलब यही है कि हम किसी एक जाति को आगे नहीं कर रहे, हम सभी जातियों को साथ लेकर चल रहे हैं। और वजह यही है कि हम सभी जाति के लोग हैं, क्योंकि ये चुनाव इतना क्रिटिकल हो गया है कि किसी एक जाति या 2 जाति से नहीं जीता जा सकता। कांग्रेस और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए यही बात है कि सभी जातियों को अगर वोट मिलेगा। अदिति, एक और सवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि भाई वो 24/7 के राजनेता हैं, और जब वो कोई बयान दे रहे होते हैं तो उसके अपने आप में एक मायने होते हैं और एक पूरी एक्सरसाइज होती है उस बयान के पीछे की, जिसमें यह भी होता है कि इसके परिणाम क्या होंगे और इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस बयान देने से पहले उस पूरी एक्सरसाइज को किया कैसे? 19 जिले बनाकर, नए संभाग बनाकर, हर जाति का बोर्ड बनाकर, जिसने जो मांगा वो देकर, गरीबों के लिए सोशल सिक्योरिटी देकर, ताकि जब मुख्यमंत्री इस बयान को दें तो कोई ये ना कहे कि हमारे लिए आपने ये नहीं किया है, सब कहे कि हाँ किया तो है, एक माली के तौर पर बगीचे को बेहतर तरीके से संभाला तो है। अगर पॉलिटिकली पहले अगर हम विकास या सामाजिक उसकी बात करें कि सामाजिक न्याय या सामाजिक तरीके से जो विकास हुआ है वो सबका हुआ, किसी एक तबके का नहीं हुआ। उनका एक बयान है जो अक्सर हम सुनते हैं कि जो आयुष्मान भारत जो एक विकास की एक नई चीज़ है जो यहाँ पर दिल्ली में दी जाती है, आयुष्मान भारत नाम से जो योजना है वो 5 लाख की है और किसी एक पर्टिकुलर तबके को दी जाती है। लेकिन राजस्थान की जो चिरंजीवी योजना है वो सबके लिए है, वो अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, मिडिल क्लास के लिए की है, सबके लिए है। तो यहाँ पर भी ये मैसेज देने की बात है कि हम सबके लिए हैं, जो एक्चुअल में सबका साथ सबका विकास वाली बात है वो इस बयान से वो कहते हैं। फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि पूरे माली समाज ने, केवल मैं ही इकलौता विधायक हूँ और मैं वो व्यक्ति हूँ जो 3 बार राजस्थान में मुख्यमंत्री बन के आया और आगे भी माली के रूप में जो असली माली का काम है कि वो सबको साथ लेकर चलता है, सभी फूलों को सजाता है, उनको उगाता है, उनको खाद पानी देता है, उनका विकास करता है। तो मैं राजस्थान के हर वर्ग, हर तबके का ध्यान रखूंगा, रखता आ रहा हूँ और आगे भी रखूंगा। जो मेरा एक्चुअल काम है, जिसका कहा जाता है कि माली समाज का जो काम है वो एक्चुअल काम है राजनीतिक लिहाज से देश की जनता के लिए करूँ, राजस्थान की जनता के लिए करूँ। ठीक है अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, ममता जी, राजेश जी, राजकुमार जी आपका भी शुक्रिया। क्या वाकई में जिस तरीके से बगीचे को संजोने का काम एक माली करता है और जितना बेहतरीन वो बगीचा होता है उतना ही कहा जाता है कि माली बेहतरीन है। क्या राजस्थान में जिस तरीके से काम किया गया है, मुख्यमंत्री ने गार्डनर के तौर पर उसको बेहतर तरीके से संभाला है, ये आपको तय करना है कि गुड गवर्नेंस दी गई है या नहीं दी गई। नमस्कार। माली का काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक माली बैठा हुआ राजस्थान के मुख्यमंत्री रूप में, तो माली का काम तो है खूबसूरत बगीचे को खींचना। एक माली ने गुड गवर्नेंस दी राजस्थान के अंदर। ये पूरा गुलदस्ता जो है ये तब सुंदर लगता है जब एक बगीचे में सब तरह के फूल वगैरह हो। तो मेरा काम वही है जो मैं कर रहा हूँ।